हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम प्रेपोजिशन के एक नेक्स्ट पार्ट को लेकर जुड़े हुए हैं। इस पार्ट में हम रूल नंबर 15 या मैं कहूँ पॉइंट नंबर 15 के बारे में सीखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने पॉइंट नंबर 14 तक बात करी थी। अब देखिए पॉइंट नंबर 15 जो है वो कुछ इस तरह से है। देखो, मान लो ये है एक रिवर, दिस इज अ रिवर यानी कि एक नदी, और इस रिवर के ऊपर बना हुआ है एक ब्रिज। ठीक है, ये हमारी रिवर है और इस रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना है। अब देखो, ये हमारी रिवर है, इस रिवर के ऊपर क्या बना हुआ है, ये ब्रिज बना हुआ है। जब भी हम ब्रिज की बात करते हैं कि वो नदी के ऊपर बना हुआ है, तो हम हमेशा ही याद रखिएगा ओवर का यूज करते हैं। जब भी किसी ब्रिज की बात करें और हम ये बताएं कि जो ब्रिज है वो नदी के ऊपर बना हुआ है, तब हम ऑन का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे ओवर का यूज। ये तो होगी हमारी पहली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि जब भी हम बात करते हैं नदी में, अब मान लीजिए कि कोई इंसान है, एक पर्सन ये है जो कि इस ब्रिज से जा रहा है, ठीक है, और एक पर्सन ये है जिसको ब्रिज से जाना पसंद नहीं है, ये खतरों का खिलाड़ी बन रहा है और ये इस नदी को पार करके इधर से उधर जा रहा है। जब हम इस इंसान की बात करेंगे कि इसने नदी को पार किया है, फिर नदी को पार कर रहा है, तो वहां पर हम अक्रॉस का यूज करते हैं। इस चीज को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, ऐसे ही तो हिंदी में हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम नदी के ऊपर, ब्रिज के नदी के ऊपर होने की बात कर रहे हैं, और जब भी हम ब्रिज की बात करते हैं तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओवर। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। जो ब्रिज है वो नदी के ऊपर है। ऑलराइट, लेकिन अगर मैं बात कहूँ वी स्वैम डैश द रिवर, हमने नदी को पार किया, तो मैंने अभी क्या बताया, पार करने के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा अक्रॉस का। वी स्वैम अक्रॉस द रिवर। तो हमें दो चीजें समझ में आई क्या, जब भी हम ब्रिज की बात करते हैं कि कोई ब्रिज जो है वो नदी के ऊपर बना हुआ है, तो उस ब्रिज के लिए हम ओवर का यूज करते हैं, और जब हम नदी को पार करने की बात करते हैं कि नदी को हमने तैरकर पार किया, तो वहां पर हम अक्रॉस का यूज करते हैं। ऑलराइट, ये था हमारा पॉइंट नंबर 15। अब हम पॉइंट नंबर 15 से ही रिलेटेड कुछ आगे की बातें जो कर लेते हैं। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ही जम्प्ड डैश द रिवर। अब यहाँ पर हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, या फिर देखिए दो चीजें हैं जो इसी में हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इंसान है, ये पहले से ही इस नदी में नहा रहा है, इसको नदी में नहाना बहुत पसंद है, लेकिन एक तरफ एक दूसरा इंसान है, उसने सोचा कि मैं भी नदी में नहाऊंगा, मुझे भी नदी में नहाना है। तो उसने क्या किया, पड़ोस की जगह पर एक ऊंची सी बिल्डिंग थी, उसने सोचा मैं ना थोड़ा एडवांस तरीके से नदी में जाऊंगा। तो उसने सोचा मैं बिल्डिंग पे चढ़ जाता हूँ और बिल्डिंग से अब ये यहाँ पर इस रिवर में कूदेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो बंदा है ये पहले से ही नदी में है। देखिए जब हम सेंटेंस बोलेंगे ना हिंदी में, जैसे मान लीजिए इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है, ठीक है, एक्स नदी में है, ठीक है, मैं ऐसे बोलूंगी, और बाई के लिए मैं क्या बोलूंगी कि बाई नदी में कूद रहा है।
दोनों ही सेंटेंस में हमने मे का यूज किया है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये पहले से ही नदी में है तो हम इसके लिए तो इन का यूज करेंगे, लेकिन ये जो है वो मोशन करके नदी में आएगा, इसके लिए हम इनटू का यूज करेंगे। ऐसा गाइस सिर्फ नदी के केस में नहीं होता है, रिवर तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा बहुत से केसेस में होता है। अगर कोई जगह है, मान लीजिए ये एक रूम है, इस रूम में अगर पहले से ही कोई इंसान बैठा हुआ है कि एक्स जो है रूम में है, ठीक है, तो हम इसके लिए इन का यूज करेंगे। लेकिन कोई पर्सन जो है वो बाहर से रूम में आ रहा है तो हम वहां पर इनटू का यूज करेंगे। हिंदी बोलते वक्त हम दोनों के लिए मे का यूज करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब कोई चीज स्टैटिक हो या फिर पहले से ही हो तो हम उसके लिए इन का यूज करते हैं, लेकिन जब कोई चीज मोशन में हो तो हम उसके लिए इनटू का यूज करते हैं। चाहे रिवर का एग्जांपल ले लो या फिर चाहे किसी रूम का हम एग्जांपल ले लो। सो हमारा एग्जांपल है ही जंप्ड डैश द रिवर, क्योंकि वो जब कूदेगा तो वो मोशन में होगा, इसी वजह से हम बोलेंगे ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूदा। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वेंट डैश द रूम, वह रूम में गया। अब कोई इंसान रूम में कैसे जाएगा? मान लीजिए ये रूम है, अब इस रूम में कोई इंसान कैसे जाएगा? कोई इंसान यहाँ होगा तो वो चलकर ही तो जाएगा, मोशन करके ही तो जाएगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे he went into the room। नेक्स्ट सेंटेंस इज he came dash the room, सेम वही सेंटेंस है कि वो कमरे में आया। कमरे में अगर कोई आएगा तो वो चलकर ही तो आएगा और मोशन में आएगा, इसी वजह से हम बोलेंगे he came into the room। नेक्स्ट सेंटेंस इज he is dash the room। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कोई इंसान जो पहले से ही कमरे में है। अब पहले से ही अगर कोई कमरे में है तो वो स्टैटिक पोजीशन में है, वो मोशनलेस पोजीशन में है, तो यहाँ पर हम सिंपली इन का यूज कर देंगे। तो फाइनली एक बात समझ में आई, जो में होता है इसके लिए हम इनका भी यूज करते हैं और इनटू का भी यूज करते हैं। इनका यूज कब करते हैं? जब वो पहले से ही किसी जगह है, किसी जिस पर्टिकुलर जगह की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई इंसान उस जगह पर पहले से ही है तो हम इनका यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान मोशन करके वहां पर पहुंच रहा है तो हम इनटू का यूज करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 16 ऐड हो जाता है, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 15 से ही थोड़ा लिंक करता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम कहीं पर पहले से ही होते हैं और मे के सेंस में अगर हम बात करें तो हम इनका यूज करते हैं, और मोशन करके अगर हम किसी जगह पर जाएं और मे का यूज हुआ हो तो हम इनटू का यूज करते हैं। लेकिन गाइस जो एंटर्ड होता है, एंटर, एंटर का मतलब होता है प्रवेश। यहां पर दो चीजें हो जाती हैं। जब एंटर का मतलब ये होता है प्रवेश करना किसी जगह पर, जैसे कि रूम हो गया, टेम्पल हो गया, या फिर कोई जगह हो गई, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, तो हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब एंटर का यूज हमने किसी मैटर के लिए किया है, मैटर यानी कि कोई भी चीज जो प्रवेश के सेंस में ना हो। प्रवेश करने का मतलब क्या होता है? हम चलकर किसी जगह पर जाएंगे, और किसी मैटर में एंटर करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम चलकर उस मैटर के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी कि जब एंटर का सेंस इन्वॉल्व होने से हो तो हम वहां पर इनटू का यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब एंटर का यूज हमने प्रवेश करने के सेंस में किया हो, एंटर जब हम चलकर किसी जगह पर जाएं, चलकर किसी जगह पर प्रवेश करें या फिर घुसे, तो वहां पर हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर एंटर का मतलब इन्वॉल्व है, किसी मैटर में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं या कोई चीज है उसमें हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही एंटर्ड डैश द रूम। अब रूम में कोई कैसे एंटर करेगा? चलकर ही एंटर करेगा, तो सिंपली यहाँ पर हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंटर का जो यूज हुआ है वो प्रवेश के सेंस में हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूँ द टू कंपनीज एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट, अब
कोई दो कंपनीज है, उनके बीच एग्रीमेंट हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है वो चल के एग्रीमेंट करेंगी, नहीं, एक पेपर होगा और उस पेपर पर दोनों साइन करेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या एक मैटर है, यहाँ पर प्रवेश करना सेंस नहीं है, यहाँ पर है इन्वॉल्व होना, कोलैबोरेट करना, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इनटू का। The two companies entered into an agreement. Next sentence is he is swimming dash the river. अब वो नदी में नहा रहा है, सिंपली मैंने बोला कि वो नदी में नहा रहा है, तो मे के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंपली हम इनका यूज कर देंगे, क्योंकि वो नदी में प्रवेश नहीं कर रहा है, ना ही जा रहा है, ना ही मोशन में है, सिंपली ये हमारी नदी है और कोई इंसान पहले से ही नदी में है, वो नहा रहा है, सिंपली हम इसके लिए इनका यूज कर देंगे। ऑलराइट, तो हमारा जो पॉइंट नंबर 15 है और जो पॉइंट नंबर 16 है वो याद रखिएगा, एक दूसरे से लिंक करता है। जब भी हम मेक की बात करते हैं, जब हम एंटर की बात करते हैं किसी प्रवेश करने के सेंस में, तो हम उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर हम एंटर किसी मैटर में करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, हम वहां पर इनटू का यूज करते हैं। ऑलराइट, अब जो रूल नंबर 17 या फिर पॉइंट नंबर 17 है हमारा, वो कुछ इस तरह से है। देखिए, बिहाइंड एंड आफ्टर दोनों को ही मतलब होता है पीछे। हालांकि आफ्टर का मतलब भी बाद में होता है, बिहाइंड का मतलब भी हम बोल सकते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जब बिहाइंड और आफ्टर का मतलब पीछे हो। ठीक है, अब हम बिहाइंड का यूज कब करेंगे और आफ्टर का यूज कब करेंगे। देखिए, जब भी कोई इंसान स्टैटिक पोजीशन में हो या फिर मोशन लेस पोजीशन में हो, मोशनलेस क्या होता है, गतिहीन पोजीशन में हो, वहां पर हम बिहाइंड का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई मोशन कर रहा है तो वहां पर हम आफ्टर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि देखो रोहन जो है पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, तो पता है मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी रोहन हिड बिहाइंड द कर्टन। लेकिन अगर मैंने कहा कि पुलिस जो है चोर का पीछा कर रही है, तो मैं बोलूंगी द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थिंग। ऑलराइट, तो जब भी हम मोशनलेस किसी चीज की बात करते हैं तो वहां पर हम पीछे के सेंस में बिहाइंड का यूज करते हैं। जब भी हम पीछे के सेंस में मोशन करें तो वहां पर हम आफ्टर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हिड डैश द ट्री, वो पेड़ के पीछे छुपा है। अब पेड़ के पीछे वो स्टैटिक पोजीशन होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे he hid behind the tree। लेकिन हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, everyone ran the thief, सब लोग जो चोर है उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो सब लोग मोशन कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मोशन की बात की गई है, इसी वजह से हम आफ्टर का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा रूल हमारा या फिर पॉइंट हमारा क्या है कि जब भी पीछे होने की हम बात करते हैं किसी चीज की और वो मोशनलेस हो, तो वहां पर हम बिहाइंड का यूज करते हैं, और जब भी हम पीछे होने की बात करें और वहां पर मोशन हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम आफ्टर का यूज करते हैं। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 18 की तरफ। पॉइंट नंबर 18 जो है वो रिलेटेड है क्वारल से। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक है, अब झगड़ा हम किससे करेंगे, झगड़ा या तो हम किसी इंसान से करेंगे, ठीक है, या फिर झगड़ा हम करते हैं किसी मैटर पे, दो ही चीजों पर तो करते हैं, या तो हम झगड़ा किसी इंसान से करेंगे या तो हम किसी मैटर पर करेंगे। हम बोलते हैं ना वो जो मैटर था ना उस मैटर को लेके झगड़ा हो गया, या फिर हम बोलते हैं ना तुमने उससे झगड़ा कर लिया। तो दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा, जब भी झगड़ा जो हो किसी इंसान के साथ हो
तो वहां पर हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन झगड़ा अगर किसी मैटर के ऊपर हो तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। ऑलराइट, जब भी हम झगड़ा करते हैं, क्वारल करते हैं, तो वहां पर हम विद का यूज कब करेंगे? जब किसी इंसान से हमारा झगड़ा हो, और मैटर पर जब हमारा झगड़ा होता है किसी से तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं ओवर का। फॉर एग्जाम्पल, ही क्वारल्ड डैश हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से ना लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया। तो यहाँ पर हम लड़ाई किससे कर रहे हैं? पत्नी से कर रहे हैं। और पत्नी क्या होती है? पत्नी होगी तो एक इंसान ही ना, होगी तो एक पर्सन ही ना। तो हम यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? बताइए। यहाँ पर हम यूज करेंगे विद का। He quarreled with his sister, with his wife. उसने अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिया। Next sentence is both India and Pakistan quarrel the मैटर ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पर ना इंडिया और पाकिस्तान कोई दो इंसान नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई जरूर हुई है, लेकिन किस पर हुई है? वो एक मैटर पर हुई है। और मैटर कौन सा है? कश्मीर का मैटर है। क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई हुई है किसी मैटर के ऊपर हुई है, इसी वजह से हम बोलेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान क्वारल ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज ही क्वारल्ड डैश बैड फूड। अभी जो बुरा खाना है ना, बुरा खाना कोई इंसान तो है नहीं, उसकी लड़ाई हो गई बुरे खाने पर। अब इस सिचुएशन को समझिए। मान लीजिए आप किसी होटल में गए हो, ठीक है, और आपने पेमेंट कर दिया है, लेकिन जब आपका खाना आया, खाने में बाल निकला या फिर खाने में कॉकरोच निकल गया, तो क्या होगा? आपकी लड़ाई होगी होटल के मैनेजर के साथ। जब आप होटल के मैनेजर से लड़ रहे होगे तब आप विद का यूज करोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ आप किस चीज के ऊपर लड़ रहे हो, किस बात के ऊपर लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो इस गंदे खाने के ऊपर, बैड फूड, गलत खाने के ऊपर। तो खाना क्या है? एक मैटर है, कोई इंसान नहीं है। तो हम बैड फूड के साथ ओवर का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे ही क्वारल्ड ओवर बैड फूड। लेकिन अगर मैं कहूँ ही क्वारल्ड डैश द मैनेजर, तो मैनेजर कौन है? मैनेजर एक इंसान है। तो वहां पर हम विद का यूज करेंगे और बोलेंगे ही क्वारल्ड विद द मैनेजर। ऑलराइट, तो जब भी हम क्वारल की बात करते हैं, और क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, जब हम किसी इंसान से झगड़ा करते हैं तो वहां पर हम विद का यूज करते हैं। जब किसी मैटर पे झगड़ा हो जाए, कोई तथ्य हो उस पर झगड़ा हो जाए, तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम ओवर का यूज करते हैं। ऑलराइट, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी।